जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, एक ही वीडियो में हम इसके सारे सवाल करेंगे। जो 7 सवाल हैं उसमें 7 के साथ हम इसमें हल करने वाले हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जब अपन एलसीएम या एचसीएफ लेने से पहले जो गुणनखंड करते हैं ना, उन्हीं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उन्हीं के रूप में लिखना और उनको व्यक्त करना है। अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ना है इसको कि उससे छोटा इसको कभी तोड़ा ना जा सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या आपको दी गई है, वो है 140। तो 140 को लिखेंगे। ठीक है, 140 को लो, इसके खंड करो। खंड करने के लिए आप सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, 70 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10 35 आएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। 5 7 35 आएगा और फिर आएगा कितना आपका 7 एकम 7। ठीक है ना। अब इसी को लिखेंगे 140 के रूप में लिख के फिर लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। अब ये दो बार दिया ना आपको, इसका बस स्कोर कर दो। जितनी बार दिया उतनी घात लगा के लिख दो। जैसे यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यही आपका आंसर है। ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं। 156 को लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे 156। ठीक है। ये भी 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करो। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14। फिर एक आएगा 2 अट्टे 16। ठीक है। फिर आप 2 से काट सकते हैं। 2 3 6 और 2 9 18। फिर आप 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3 तेतुर के 9। ठीक है। अभी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 एक अभाज्य संख्या होती, किसी से नहीं कटती 13 के अलावा, तो 13 से काटेंगे। 13 एकम 13। बस यहाँ पे लिख दो 156 लिखो। उसके बाद संख्या लिख लो 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 जितनी बार दिया उसकी घात लिखेंगे। 2 की घात 2, 3 एक बार दिया, 13 एक बार दिया। यही आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, संख्या को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले इसको लिखो। यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है। अब इसको चेक करो कि कौन सी संख्या से कट रही है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं। 2 से कटेगी नहीं, 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 से चेक करेंगे तो 7 3 10 18, 3 से कट जाएगी। ठीक है। 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21 और 3 5 15। अब कटेगी ये 3 10 15, 3 से फिर कट जाएगी। 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है। अब फिर ट्राई करेंगे 6 और 5 11, यानी कि अब ये नहीं कटेगी 3 से। अब काटना पड़ेगा इसको 5 से। 5 5 40, 2 बच गए। उसको करेंगे 5 25। ठीक है। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। 17 की संख्या से नहीं कटती, 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। यहाँ पे लिख देंगे 38 25 और यहाँ पे लिखेंगे 3 2 बार है तो 3 की घात 2 × 5 2 बार है तो 5 की घात 2 × 17। यही आपके अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है ना। फिर आपको चौथी संख्या दी है 5005। इसको लिख लो 5005 को। ठीक है। 5005, इसके खंड करेंगे तो ये कटेगी आपकी, पहले 5 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये कटेगी आपकी संख्या, हाँ 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है। 7 से चेक कर लो। 7 एकम 7, 3 बच गए। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बच गए। 7 तिया 21। ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं 7 के बाद, हाँ 11 से कट जाएगी। 11 से काटो। 11 एकम 11, 3 बच गए। 11 ती 33। अब फिर ये आवाज़ हो गई तो फिर 13 से काटेंगे। 13 एकम 13। ठीक है। 13 से कट जाएगी। ठीक है। तो इसको लिख दो। आप इसको लिख लो। 5000 लिखो। 5005। यहाँ लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। इसके सेम गुणनखंड कहीं पे नहीं आए, किसी की घात नहीं लगेगी, इसके यही वाले अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी 5वीं वाली संख्या यदि है, इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है। होमवर्क के रूप में जब भी आप वीडियो देखें तो इसको मुझे कमेंट आंसर इसका ज़रूर करें। मैं आपका आंसर चेक कर लूँगा। ठीक है ना। आप जब भी देखें। ठीक है।
जब भी देखें तो इसको जरूर आंसर कर देना, ठीक है। तो आप इसका बढ़िया नोट बना लो, जब तक अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो साथियों, अपने प्रश्न क्रमांक एक अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन खे क्या रहे हैं, ठीक है ना। कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम तो आप आराम से निकाल लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद जांच भी करनी है अपन को, क्या करना है कि इसकी जांच करनी है। जांच क्या करनी है अपन को कि गुणनफल दो संख्याओं, मतलब कि जो संख्याएं अपन को दी हैं, जैसे जी दी हैं, उनका गुणनफल जो है वो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी सिद्ध कर लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहली संख्या अपन को दी है, ठीक है ना, पहली वाली संख्या दी है, उनके गुणनखंड बनाएंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनके बाद उसकी जांच करेंगे। तो पहले वाले को ध्यान से समझना दोस्त। सबसे पहले आप 26 ले लो, ठीक है ना, 26 लो और 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से 13 कटेगी, 13 एकम 13। उसके बाद ये वाली संख्या ले लो, ठीक है, इसको काटो, ये कट जाएगी आपकी, कितने से कटेगी, 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 से कटेगी, 13 एकम 13, ठीक है ना। अब इनके ले लो अपन गुणनखंड बना लो। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले 26 लिखेंगे, 26 में जो भी गुणनखंड आए वो लिख देंगे, 2 × 13, फिर लिखेंगे 91, उसके बनाएंगे 7 30, ठीक है। अब देखो अपन को क्या चाहिए, पहले चाहिए एलसीएम, फिर चाहिए एचसीएफ चाहिए। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम सारी संख्याएं लेती हैं, जोड़ा को एक बार लेते हैं, ऐसे पहले 2 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे और 13 एक बार ले लेंगे। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या मैच हो रही है ना उसी को एक ही बार लेते हैं, जैसे 13 और ये मैच हो गई अपनी, तो इसको एक बार ले लेंगे, ठीक है, एक ही बार लेंगे इसको, तो इसको एक बार ले लिया, इसका गुणा करेंगे, 7 या 21, मतलब 13 एकम 13 दूनी 26 और 7 छंग 42 की 2, फिर 7 कम 7 और 7 दूनी 14 और 2 16, 162 आ गई, ठीक है ना। तो ये वाली संख्या आपकी आ गई 162। उसके बाद कहाँ चलेंगे, उसके बाद चल रहे हैं अपन एचसीएफ तो एक 13 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणा जो हो रहेगा ना वो यही रहेगा। एक मिनट पहले एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं, देखो दूसरे में क्या दिया था, 23 एलसीएम, तेरह 182, ठीक है। देखो ये वाली संख्या लिख ली, इसमें 13 में जो मैच रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है ना, दोनों में जो संख्या दी होती है वो यही रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है, इनका गुणा करेंगे तो 42, ठीक है, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। एचसीएफ 13 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये चेक करना है, इसमें मैं यहीं कर दे रहा हूँ, देखो पेन कलर चेंज कर ले रहा है। यहाँ क्या करना है आपको कि फर्स्ट संख्या लेनी है इंटू सेकेंड संख्या लेनी है और इक्वल करके देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो दोनों संख्याएं क्या दी हैं अपन को, 26 91 और यहाँ दिया 182 इंटू 13। इनका आप गुणा करोगे तो ये संख्याएं बराबर आएंगी, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अपन ट्राई करते हैं इसको, देखो जब संख्याओं का अपन गुणा करेंगे ना तो ये संख्याएं बिल्कुल बराबर आएंगी। आप देखो गुणा करेंगे, 20 में गुणा करेंगे तो आप आएगा ये 23 और 26, हाँ 66, ठीक है ना, ये आएगा। और इधर भी यही का यही आएगा। आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। मैं टाइम की वजह से शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख लेना, अभी आएगा, मतलब ये अपन ने सिद्ध कर दिया। यही तो वो बोल रहे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम बराबर आ रहा है, ये अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। अगली वाली संख्या पे चलेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यही का यही करना है। सबसे पहले 510 ले लो, 510 के गुणनखंड कर लो, यहाँ लिख लो 510 और यहाँ लिख लो, ठीक है। इनके गुणनखंड करके देख लो आप कहीं पे भी साइड में, यहाँ कर लो, इसके बाद अपन साफ कर देंगे। पहले 510 ले लो, 510 इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा तो 2 × 4, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10 और हाँ 2 × 5 = 10, फिर 10 × 2 = 12, 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। अब 3 से नहीं कटेगा,
अब काटना पड़ेगा अपन को 5 से। 5 एकम 5, 5 7 35, फिर कटेगा 17 से। 17 एकम 17, ठीक है ना। इसके देख लो 92 के, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से काटते हैं। 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 एकम 23, 23 एकम 23, यही आएगा ना। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 8 है 24 और 3 5 है 15, 5 और 5 7 35, ठीक है। इनके लिख दो, इसके सामने लिख दो इसके 2 × 3 × 5 × 17, इस वाले के लिख दो 2 × 2 × 23, ठीक है। इस वाले के लिख दो यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, पहले लिख लो एलसीएम। एलसीएम एलसीएम आपका क्या आ रहा है, एलसीएम देखो मैच क्या हो रहा है, एक ही संख्या है जो मैच हो रही है, यानी एलसीएम आएगा 2। एलसीएम में थोड़ी लिखेंगे मैच, मतलब कि एक संख्या आ रही है 2 लिख देंगे, ए वाली संख्या एक ही बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको लिख देंगे बाकी जितने बच रहे हैं, इंटू में 3 5 17, और इसको साफ कर दे रहे हैं 17 के बाद लिखेंगे 2 × 23, ठीक है ना। ये आएगा एलसीएम आपका। इस सारे का आप गुणा करोगे तो आपके पास जो आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप गुणा करके उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने पास टाइम कम है इसलिए अपन कर ले रहा है। इसको आएगा आपका 26 23 460, शायद यही आएगा, हाँ ठीक है ना। 23 460 यही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना। एलसीएम में फिर एचसीएफ लिख रहा है, एचसीएफ में आप क्या करोगे, एचसीएफ में आप सिर्फ 2 लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको वही करना है जो अपन ने पहले किया था, सिद्ध करना। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले लिख लो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या क्या दी थी अपन को और सेकेंड संख्या क्या दी थी वो लिख लो पहले, तो ये लिख लो 51092, ये वाली लिख सकते हैं आप। ये वाली लिखेंगे तो 2, एलसीएम में दिया था आपको 23 460, यही दिया था ना, ठीक है ना। तो इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, ये आएगा, देखो इक्वल का निशान लगाइए, यहाँ आएगा 0 2 12 की, फिर 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 4, इधर भी यही का ही आएगा 46 920, ठीक है ना। यही आपको लिखना था, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हैंस प्रूफ, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगली वाले पे चल रहे हैं। अगले वाले में क्या दिया आपको, आप एक काम कर सकते हैं, अगली वाली बहुत ही सरल है, 336 और 54, इसको आप ट्राई करिए, और ये मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको करके आप वीडियो को बढ़िया से वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को बढ़िया पॉज कीजिए, इसको हथियाली बनाइए, ठीक है ना। अभी बनाइए, इन तीनों को बनाइए अभी, ठीक है ना। उसके बाद इसको भी बनाइएगा, जैसे ही बन जाएगा आप इसी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट कर लो। हाँ तो साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इनके गुणनखंड कर लो, एलसीएम और एचसीएफ आप लिख सकते हैं। देखो इसमें 12 दिया है, फिर दिया है 15 और फिर दिया है 21। पहली वाली संख्या में आपको दिया है 12 15 और 21, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के हो जाएंगे 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 तीन 4 12, ठीक है। आपको अगर ऐसा नहीं आ रहा है ना, तो आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, एलसीएम के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सरल है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसका तो एक ही होगा 3 × 5, ठीक है ना। 21 का क्या होगा, इसका भी एक ही होगा 7 या 21, पहले 3 से कटेगा फिर उसके साथ करेगा। अब देखो इसमें एलसीएफ पहले सबसे पहले निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएफ में क्या कुछ नहीं है, देखो पहली संख्या कौन सी मैच हो रही है, 3, एकमात्र संख्या है, तीनों में मैच हो रही है, तो एचसीएफ हो गया 3। फिर निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या कर लेंगे, 3 एक बार लिखेंगे, बाकी की सबको लिखते चलेंगे, फिर 3 लिखने के बाद लिखेंगे 2 × 2, फिर लिखेंगे 5 × 7, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 6 7 42, मतलब कि इसका आ गया 420, यही आपका आंसर है। एचसीएफ 3 है और एलसीएम जो है 420 है, ठीक है। अगली वाली संख्या पे चलते हैं, पहले लिखेंगे 17, फिर लिखेंगे 23,
फिर लिखेंगे 29। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट आएगा कि 17 का कुछ नहीं होगा, ये 17 एकम 17 ही होगा, आवाज संख्या है भैया। 23 का भी कुछ नहीं होगा, ये भी आवाज संख्या है। 29 का भी एक ही होगा। तो अब ऐसी स्थिति में HCF क्या करेंगे, HCF बना देंगे अपन एक, HCF बराबर आ जाएगा 1, और LCM कर लेंगे इन तीनों का गुणा। LCM क्या कर लेंगे, LCM कर लेंगे इनका गुणा, 17, 23 और 29, इन तीनों का गुणा कर। देखो HCF का कुछ नहीं है, HCF तो अपन बना देंगे इसका, HCF तो इन तीनों में दिया है ना, वही बना देंगे। देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एकमात्र संख्या जो एक आ रही है वही कॉमन है, वही HCF है, ठीक है ना। LCM में इनका करना पड़ेगा अपन को गुणा। LCM आएगा आपका 11339, आप चाहें तो इसका इंटू भी करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब दी आपको ये वाली संख्या, देखो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में भी कुछ नहीं करना आपको, 8 लिख लो, फिर लिख लो 9, फिर लिख लो 25, 8 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा ना, तो दूनी 4 4 2 8, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, इसका होगा 5 इंटू 5, ठीक है ना। इनमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इनका HCF क्या होगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM इनका गुणा कर देंगे, 8 या 24, फिर कर देंगे आपका, आप ही कर सकते हैं, देखो 72, 25 दूनी, देखो यहाँ पहले लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, ठीक है ना। 72 और 25 दूनी 50 की 0, 5 आ गया, और 25 150 और 25 70 175 और 5 80 800। आप चाहे तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे सर लग तो ऐसा ही रहा है कि यही होगा, लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको लिख के देख लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ तो साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को समझो। पूरी प्रश्नावली का जो निचोड़ है ना, एक ही क्वेश्चन में दिया उन्होंने। आपने अगर इस क्वेश्चन को समझ के ना, ये समझ लो कि आपने 1.2 पूरी अच्छे से समझ ली। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बोला है कि HCF आपको दिया है, संख्या दी है 306 और 657, उसका जो HCF है ना वो 5 दिया है, और LCM जो है ना उसका आपको ज्ञात करना है। आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अभी अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये अपन ने हेंस प्रूफ किया था ना, कि ये वाली संख्या करने से, ऐसा करने से ये वाली संख्या आ रही थी, बस वो ही करना है। तो HCF आपको दिया है, कितना दिया है 9, LCM निकालना है, और पहली संख्या क्या दी है आपको 306, 657, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो LCM निकालना है, LCM निकाल भी खिलाने, LCM इधर रहेगा, और जो है ना 9 उधर चला जाएगा। अब इधर गुणा में था, उधर किस में जाएगा, ये जाएगा भाग में, 306 57 और बट्टे में 9। अब 9 से काट सकते हैं इसको, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 तिया 27, 3 मिट जाएगा, और 9 चौको 36, 9 एकम 9। आप कर सकते हैं आप इसका इंटू करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप जा के आराम से कर लीजिएगा। ये आएगा आपका 2233 और 9 28, ठीक है, 8 7 चौके 28, ठीक है ना। तो ये 8 आएगा, ये आएगा आपका, ठीक है। आप इसके आराम से गुणा करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा आंसर पक्का, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से नोट कर लिया था, अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, इसको समझना, क्वेश्चन में है नहीं, करना वही अपन को गुणनखंड ही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है। समाप्त होने का मतलब ये है कि इकाई अंक, जो इकाई का अंक रहेगा ना, एक मिनट रुकना, हाँ ये देखो, जो आपका इकाई अंक रहेगा ना वो 0 हो जाए, जब तो वो समाप्त, उस पे अंक पे समाप्त हो रही है, उसका मानना यही है ना। इनका कहना ये है कि किसी भी संख्या जो 6n के फॉर्म में है, क्या उसका अंक इकाई में 0 आ सकता है। आपको क्या लगता है कि 0 कब आएगा,
किसी भी संख्या में आगे पीछे ऊपर नीचे जीरो कब आएगा। जीरो आने की तो एक ही कंडीशन लग रही है मुझे, जो सबसे छोटी कॉमन कंडीशन है इसमें बन सकती है क्या वो, उसके हिसाब से जीरो आएगा 2 × 5 में। जब हम इसका गुणा करेंगे जब 10 आएगा तभी जीरो आएगा ना पीछे। तो जीरो आने के लिए इन दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के आए बिना जीरो नहीं आता। किसी भी संख्या में आप कभी भी चेक कर लेना, अगर उसके खंडों में 2 × 5 नहीं आ रहा तो वो जीरो नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ 4 5 आ सकता है, तो 4 5 भी अगर खंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में यही आएगा, ठीक है ना, जब जीरो आएगा वो, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके करेंगे खंड। अब लिखना है यहाँ पे, खंड करने के लिए अपन देखेंगे 6 का खंड करके देखेंगे। 6n फॉर्म में है, मतलब 6 के गुणनखंड करेंगे अपन, तो 6 के गुणनखंड तो 2 × 3 आएंगे, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में n होगी, इसके फॉर्म में भी n होगी। तो ये तो तय है कि इसके अंक में जो समाप्त होगा वो जीरो नहीं आने वाला, जीरो तो नहीं आने वाला। तो अपन ये लिख सकते हैं कि 6n के किसी भी मान के लिए अपन लिखेंगे 6n के किसी भी मान के लिए इकाई अंक जीरो नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिख के आएंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना लिखना है, ऐसा करके इतना लिख देना। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इकाई अंक मतलब कि जीरो लाने के, इकाई अंक छोड़ दो आप, अपन को जीरो लाना है। जीरो लाने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीरो नहीं आता भाई, ठीक है ना। जीरो नहीं आ रहा मतलब कि अपन इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे किसी पे आपको दिख रहा है कहीं पे 5 आ रहा है क्या, 5 × 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इसमें जीरो नहीं आएगा भाई। तो अपन इसको क्या कर देंगे, यहीं पे समाप्त कर देंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन को रीड मारो। रीड मारने के बाद उसमें समझो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। क्या है कि भाज्य संख्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। अब अपन को तो पता ही नहीं है कि ये भाज्य संख्या है, ये बोल रहे हैं कि ये भाज्य संख्या है। पहले तो अपन ये चेक कर ले रहे हैं कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं, उसके बाद अपन उसकी व्याख्या करेंगे वो क्यों है और क्यों नहीं है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे पहली वाली संख्या को। तो इसको सबसे पहले लिख लो, यहाँ लिख लो आप 7 × 11 × 13 और प्लस के 13। ये वाला प्लस है, ध्यान रखना, ये लास्ट में क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इनका इंटू करेंगे, ये आ जाएगा आपका 77 प्लस 13 अब इस वाले में से आप कुछ भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं क्या। तो ये है कि हाँ इंटू होगा, यहाँ इंटू है, मतलब कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। इसमें से अपन एक 13 कॉमन ले लें, यहाँ पे ले लेंगे अपन 13 कॉमन। अपने पास बचेगा 77 इस वाले में बचेगा 1, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ होगा 78 के गुणनखंड करके देख लो। 78 के गुणनखंड क्या आएंगे, 78 के गुणनखंड करें लेंगे। यहाँ देखो 2 3 6 और 2 9 में 18, 3 एकम 3, 3 9 और 13 एकम 13। तो ये क्या अपने पास क्या बच गया, ये बच गया अपने पास 13 और इंटू 2 × 3 × 13, ये अपने पास गुणनखंड आ गया। तो ये संख्या भाज्य संख्या है, ये तो तय है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे लिखना है। पहली बात तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी हो रहा है। देखो 2 भी आ रहा है, ये भाज्य संख्या वैसे भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि है संख्या भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। आपको बस इतना लिखना है कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। देखो अपन ने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी थी ना चैप्टर के स्टार्टिंग में,
कि अभाज्य संख्या भी होती हैं इनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक और भाज्य संख्या भी संख्या होती हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अगली वाली को देख लो, यहाँ पे अगली वाली लिख लेंगे 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। लंबी है, डरना नहीं है भाई, बीच में से अलग कर दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, देखो इनके कर लो, आप क्या कर लो, गुणा कर लो। 7 पना 7 का 5 का छोड़ दो क्योंकि 5 इधर है, 5 का इधर रख लेंगे अपन, यहाँ से कर लो। और 2 3 6 और 6 चौको 24 और इधर बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ 24 लिख लो, इंटू 5 लिख लो, यहाँ 6 से 42 लिख लो, ठीक है ना, प्लस में 5 लिख लो। अब इनका फिर से कर लो आप, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 24 से कम 24 24 दूनी 48 की 8 सिलाई 4 और 48 6 सिलाई 1 या 9 96 और 4 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1008। तो इसको हम पहले तो क्या कर लो, ये लिख लो, ऐसे लिख लो 1008 इंटू 5 प्लस के 5। अब एक बात बताओ कि यहाँ से अपन 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस वाले में भी 5 है, इस वाले में भी 5 है, तो यहाँ से लेंगे अपन 5 कॉमन। यहाँ बचेगा 1008 प्लस 1 और यहाँ बचेगा कितना 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 1009। तो 1009 भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और 5 भी भाज्य संख्या है। कुछ भी नहीं है तो 5 से 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो ही रहा है ना, ये तो 3 से भी कट रहा, 9 से भी क्या 7 से कट रहा है ना, ये वाली संख्या कट रही है। ठीक है ना, तो ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य। तो अपन लिख देंगे संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है, बस इतना लिखना आपको, आपका काम हो गया। ठीक है ना, बस आपको शुरू में जो परिभाषाएं अपन ने याद करी थी ना, उनको अपने माइंड में लेके चलना है। इस पूरे चैप्टर में उन्हीं परिभाषाओं का खेल है। ठीक है ना, चाहे वो परिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, वास्तविक संख्या, पूर्णांक हो। पूर्णांक हर जगह बोल रहे हैं, पूर्णांक भी कुछ नहीं है, संख्या। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को आप जल्दी से फटाफट नोट कर लो। अपन चल रहा है अगले क्वेश्चन नंबर जो स्पेशल निकल का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जल्दी नोट करो फटाफट। हाँ तो भैया आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 जितना बड़ा है ना उतना ईजी है। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है भैया, मान लिया कि वृत्ताकार पथ है, पथ का मतलब होता है रास्ता, ये रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है, उसको जो है 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में भैया रवि भैया को जो है वो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये पॉइंट है कि एक ही समय पे हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? भैया बोल रहे हैं, एक पहले यहाँ पे समझ लो कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, ये कोई स्थान है जहाँ से जो सोनिया है वो भी चलना शुरू करती है और रवि है वो भी शुरू करता है। सोनिया को जो है वो लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को जो है वो लग रहे हैं 12 मिनट। रवि भैया थोड़े तेज़ हैं, ये तेज़ दौड़ते हैं, तो इनको लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को आपका लेना है एलसीएम। बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लिखो। ठीक है, और पहले लिखो 18 के गुणनखंड सोचो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले 2 से कटेगा तो 9 आया होगा, 9 में कटेगा 3 से तो फिर 3 आया होगा, 3 तेतुर के 9 और 9 दूनी 18 के ही रहे होंगे। 12 का चेक करेंगे तो 12 का पहले 2 से कटा होगा तो 6 आया होगा, फिर 2 से कटा होगा तो 3 और फिर आया होगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो गुणनखंड तो यही बनेंगे इनके। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम क्या बनेगा? तो एलसीएम बनेगा इसका, एक ही कॉमन फैक्टर है तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 2 बार है, 3 इंटू 3 1 3 ये भी कॉमन है, तो
तो 3 2 बार है, मतलब कि 1 3 ये आ गया, 1 3 ये बच गया ये, और 1 2 का ये बच गया, तो ये लिख लेंगे। ठीक है ना। क्या होता है एलसीएम में, जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना उसको एक ही बार लिखते हैं, उसके लिखने के बाद आप जैसे कि इसको कॉमन लेके था ये लिख लिया, इसको कॉमन इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ये बचे दोनों में जो भी बचे उनको लिख दो आप। तो ऊपर 3 बचा था वो लिख दिया, नीचे वाले में 2 बचा था वो लिख दिया। इनका गणना करना है तो 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36, तो आपका जो आंसर है वो 36 मिनट आएगा। ठीक है ना, 36 मिनट। तो वो जो प्रारंभिक स्थान है, मतलब कि यहाँ से दौड़ के गए वापस, रवि पहले आ गया होगा, उसके बाद सोनी आ गई होगी, उनको टोटल समय जो लगा वो 36 मिनट थे, तो उनको 36 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेश्चन अपन ने हमको आपको होमवर्क के रूप में दिया ना, उनका आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे बने लीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं लाइक शेयर कमेंट के लिए ज़्यादा आपको बोलता नहीं हूँ और फालतू की बकवास हम करते नहीं हैं। चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो लेके आता हूँ, सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखता है, उसके बाद आपको फालतू की बकवास नहीं मिलती। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको सपोर्ट भी नहीं करें भाई, कम से कम ये फालतू की दूर जो है। आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है कि बहुत सारे टीचर नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। तो आप वो कीजिएगा कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको मैं करने की कोशिश करता हूँ। सुविधाएं कम है और टीचरों के बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि भैया यार हम तो बहुत छोटे क्रिएटर हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े टीचर हैं। मैं भी कोई टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो आप इसको एक बार नोट कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।